हाँ जी। तो कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था अपना इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसके अंदर मैंने आप लोगों को इन्वायरमेंट का मीनिंग, बायोटिक, एबायोटिक, वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी। फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट मैंने आप लोगों को लर्न कराए थे, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को थीम याद करवाई थी, क्या? एप्स के नाम से। ये था ना। उसके बाद फिर हम लोग पहुंचे थे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम क्या था? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का हम लोगों ने पहले क्या देखा था? मीनिंग। देन हम लोगों ने क्या कवर कर लिए थे? उसके इफेक्ट्स कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग बेटा जानेंगे ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बड़ा बेसिक सा चैप्टर आप लोगों का यार। डाले हेडिंग कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फटाफट। इंपॉर्टेंट वर्ड, कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जल्दी से जल्दी लिखिए फटाफट। कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और उसको जो लर्न करोगे आप लोग, वो याद करोगे बेटा बर्ड के नाम से। बर्ड, ग्लोबल वार्मिंग, बर्ड। और जिसके फंक्शंस हमको ऐसे से याद करोगे, एप्स के नाम से। ठीक है। हाँ जी। तो कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या कहना चाह रहा है यार? ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है, इसका रीजन हम लोगों को जानना है। क्या क्या कारण है? सबसे पहला रीजन, हमारे इंडिया के अंदर तुम्हें पता है रिसोर्सेज तो कैसे होते हैं? लिमिटेड। बट हमारी जो वांट्स है वो कैसी होती हैं? अनलिमिटेड। हमारे इंडिया के अंदर बेटा कोल एंड पेट्रोलियम इतना ज्यादा यूज होता है, इतना ज्यादा यूज होता है, इतना ज्यादा बर्न होता है, क्योंकि तुमने देखा होगा दुनिया भर की गाड़ियां, दुनिया भर के व्हीकल्स, दुनिया भर की चीजें बेटा आज के टाइम में हर एक के घर में हो चुकी हैं। तुम जरा सोच करके देखो, आज के टाइम में तुमने देखा होगा तभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने शुरू हो गए। हाँ या ना? क्या कम करने के लिए? इन ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है ग्लोबल वार्मिंग हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। तुम्हें मैंने शायद कल भी एग्जांपल दिया था, एक दिल्ली, नोएडा दिया था ना कल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 450 प्लस हो चुका है वहां पे, बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो वो सारी चीजें हैं क्या यार? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसका रीजन क्या है सबसे बड़ा? हमारे इंडिया के अंदर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, सॉरी, बर्निंग ऑफ कॉल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज होते हैं। तो पहला पॉइंट, बर्निंग ऑफ कॉल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। बर्निंग ऑफ कॉल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पहला पॉइंट बी से। सेकंड लिखिए। अच्छा, क्या मतलब होता है डिफोरेस्टेशन का? क्या मतलब है? पेड़ों को काटना। अब तुम जरा सोच के देखो यार, जो पेड़ हमारे लिए दुनिया भर के लिए हेल्पफुल रहते हैं, आजकल क्या तुम्हें दिखते हैं? अब जंगल वगैरह सब खत्म हो रहे हैं। सब चीजें क्या बन रही है? नए नए आप लोगों के फ्लैट्स बन रहे हैं, हाउसेस बन रहे हैं, नए नए शॉप्स बन रही हैं, दुनिया भर की चीजें क्रिएट हो रही हैं। तो डिफोरेस्टेशन हमारे इंडिया के अंदर आज के टाइम में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या सेकंड पॉइंट? इंक्रीज हो गया है कैटल प्रोडक्शन, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू डिफोरेस्टेशन, मिथेन प्रोडक्शन, कोमा मिथेन प्रोडक्शन। और ये सारी चीजें बेटा ऐसी हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए कैसी हैं? हार्मफुल होती हैं। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट, हाँ सारे सेम सेम ही होती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लिखिए बेटा आर से। राइज इन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। राइज इन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन मिलेगी नहीं। अच्छा, क्या होता है बेटा फॉसिल फ्यूल्स? कौन मुझे बताएगा? हाँ जी, फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? यही सारे के सारे, कॉल, पेट्रोलियम और गैस। अच्छा, कई बार इसके अंदर से फुल फॉर्म पूछता आप लोगों से, पता ना जरा। फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी पता होगा यार? है? क्या कह रही है? लिक्विड? ने तो कुछ बोली थी अभी लिक्विड वर्ड से। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। डूब के मर जाओ, इसने लिक्विड बोला था। लिक्विड बोला था इसने। हाँ, तू तो साथ नहीं कि उसका। हाँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, सीएनजी? हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको बोलते हैं सीएनजी। समझ में आई यहाँ तक की बात है? हाँ जी। तो हमारे इंडिया के अंदर बेटा फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, यूजेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ये भी बड़ा बहुत बड़ा रीजन है किसका? ग्लोबल वार्मिंग होने का। क्लियर है? जब कभी टाइम है ना गर्मियों के मौसम में, ऐसा तुम दिल्ली के अंदर जाके देखो, मैं कहता हूं इतना, मतलब हद से ज्यादा गर्मी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। कि रीजन क्या? सारा का सारा दुनिया भर के व्हीकल्स वहां पे रोड पे जो चलते हैं उन वजह से होता है। पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, ऑब्वियसली बात है, तो उससे क्या इफेक्ट, क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। अब देखिए इफेक्ट्स
ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नहीं होगा, तीन ही होंगे, तीन लिख लो। लिखिए फटाफट से, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फटाफट। फटाफट लिखो जल्दी। कौन मुझे बताएगा ग्लोबल वार्मिंग से होता क्या है? तुमने कभी देखा होगा, जैसे अभी पीछे कुछ हुआ था ना शायद, वृंदावन था, पता नहीं वैष्णो देवी था, जो वो थे ना, बहुत बड़े बड़े पहाड़ वो एकदम से क्रैश हो जाते हैं, बहुत बिल्कुल पहाड़ कहते हैं ना, ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट हो जाते हैं, तो वो सारे रीजंस क्या होते हैं उसकी वजह से, वो सब रीजंस किस वजह से होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तुमने शायद पीछे सुना होगा ना, अभी वैष्णो देवी के अंदर बहुत बड़ा एक धमाका हुआ था, पेड़ मतलब एक वो क्या बोलता था, बादल फट गया था, बहुत भारी नुकसान, दुनिया भर के लोग बह गए थे। अमरनाथ था क्या, जहां पे भी था यार, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पे था, अमरनाथ था शायद वो, है ना? हाँ। तो उसके रीजंस क्या है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग, उसके बहुत बड़े रीजंस होते हैं। ठीक है, कह रहे हरिकेन्स एंड अदर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर लाइकली टू बिकम स्ट्रॉन्गर। हरिकेन्स का मतलब होता है यहाँ पे यही, फ्लड्स वगैरह हो गए, आंधी तूफान, ये सारी चीजें बोलते हैं इसको, और स्टॉर्म सब हो गया। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, दूसरा क्या है, इफेक्ट क्या पड़ेगा? आइस इज मेल्टिंग वर्ल्ड वाइड, स्पेशली एट द अर्थ पोल। इट हैज लेड टू स्टीप राइज इन सी लेवल एंड कोस्टल फ्लडिंग। तो तुमने देखा होगा, जो ये नदियां रिवर्स होते हैं उनका एक समुद्रों का लेवल होता है एक, अगर उस लेवल से वो ऊपर चली जाए ना, तो क्या होता है, सारा पानी बाहर, और पूरी, अभी कहा हुआ है, शायद उड़ीसा में हुआ है ना, अभी शायद गुजरात में भी, शायद उड़ीसा में भी कुछ ऐसा हुआ है कि इस पूरा का पूरा जो एरिया ना वहां का, सारा कुछ पानी पानी पानी, सब पानी पानी हो चुका है, पूरी की पूरी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो उसका रीजन भी क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ice is melting worldwide, especially at the Earth's core. It has led to steep rise in the sea level and coastal flooding. थर्ड, अब ऑब्वियस सी बात है यार, अगर ऐसी सिचुएशन आएंगी, सारा पानी पानी हो जाएगा, तो मच्छर वगैरह फैलेंगे, मच्छर फैलेंगे तो क्या होंगी सिचुएशन, देखो जरा ध्यान से, ट्रॉपिकल डिजीजेस हो जाएंगे आप लोगों के, लाइक मलेरिया, कोलेरा, डेंगू, चिकनगुनिया एक्सेट्रा, ये भी सारे रीजन है। अब देखो रीजन कहां से निकल कर आए सारे? ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्ट सारे निकल कर आए। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली? यस। तो कह रहे इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिजीजेस लाइक मलेरिया, कोलेरा और डेंगू और चिकनगुनिया एक्सेट्रा। Thousands of species like polar bears in danger of becoming extinct forever. समझ गए होगे? जो छोटे स्पीशीज होते हैं, जैसे बहुत ज्यादा, मतलब लगा के चलो, थाउजेंड ऑफ स्पीशीज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट फॉरएवर। हर बार ऐसा होता है कि जब भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो थाउजेंड स्पीशीज बहुत ज्यादा डेंजर में जाती हैं, नुकसान हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, मर जाते हैं, या फिर बच नहीं पाते, या फिर सर्वाइव भी नहीं कर पाते उन सारी सिचुएशंस को लेकर के, वो सब चीजें खत्म ही हो जाएंगी वो सारी की सारी चीजें, तो फिर ठीक है, निबेड़ते हैं, आगे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट लिखिए बेटा। नेक्स्ट लुक इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज। अब इससे हमारे इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, रिसोर्सेज पे क्या फर्क पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग होने से? और लैंड डिग्रेडेशन क्या डाल देना इंपॉर्टेंट, अलग से क्वेश्चन बनता है लैंड डिग्रेडेशन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, क्या क्या इफेक्ट्स होंगे लैंड डिग्रेडेशन से, क्योंकि किस रीजन से होता है। हाँ, तो फर्स्ट वन क्या है? बायोडाइवर्सिटी लॉस। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी लॉस? कोई बता पाएगा? बायोडाइवर्सिटी लॉस
बायोडाइवर्सिटी लॉस का बेटा मतलब होता है जो जमीन होती है ना, जमीन उसके ऊपर जो फर्टिलिटी लेवल होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जमीन के अंदर जो अक्षमता होती है, बंजर हो जाती है वो जमीन, तो उसके ऊपर क्रॉप्स वगैरह उगना बहुत टिपिकल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसकी क्या लो हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है। हाँ भाई, बंजर टाइप है, वही तो बोल रहा हूँ, बंजर टाइप। जब ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा फैल जाता है और फॉर एग्जांपल मान लो फ्लड आ गई, तो उसका जब वो पानी सारा खत्म हो जाएगा, निकलेगा सारा का सारा, तो वो जो जमीन होगी ना उसके ऊपर क्रॉप्स उगानी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बट रीजन क्या रहा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस। सेकंड पॉइंट बेटा लैंड डिग्रेडेशन, थर्ड पॉइंट इज एयर पोल्यूशन, फोर्थ वन इज मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, एंड फिफ्थ वन इज इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेज। अभी पढ़ते हैं सारी बातें डिटेल में। देखो बेटा फर्स्ट नंबर बायोडाइवर्सिटी लॉस, द फर्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी लॉस, जल्दी निकालो फटाफट से। लिखिए जरा, बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द totality of genes, species and ecosystems in a defined area. पोल्यूशन के अंदर एक इंसान जिम्मेवार होगा, डिफोरेस्टेशन भी इंसान ही करेंगे, और पोल्यूशन भी इंसानों के हाथ में, तो इसके इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, इसमें एरो डाल देना इसमें। ये हमने यहाँ पे दूसरी बायोडाइवर्सिटी की बात कर दी। यार बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम इन अ डिफाइंड एरिया। कहां पहुंच गए, हाँ जी। अब इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, नाम देखो क्या लिखा हुआ है, बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बेटा इन्होंने बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग बताया है कि वो सारे के सारे हमारी टोटलिटी ऑफ जीन्स और स्पीशीज, बट मतलब स्पीशीज तो क्या समझ स्पीशीज से, जाति प्रजातियां जो होती है छोटी छोटी, है ना, प्रजातियां बोलते हैं उसको हम लोग बेसिकली, और पूरा होल इकोसिस्टम जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, ह्यूमंस, वो सब लोग रहते हैं, वो सारा का सारा एरिया का अंदर वो सारा सिस्टम के अंदर खत्म हो जाती है, सारी चीज बायोडाइवर्सिटी लॉस में चली जाती है। उसके रीजंस क्या हैं, जो ह्यूमन क्रिएट करता है, पोल्यूशन फैलाना ह्यूमन का काम, डिफोरेस्टेशन भी ह्यूमन का काम, तो उसके वजह से बेटा इंपैक्ट क्या पड़ेगा, एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन प्लांट और एनिमल स्पीशीज वर्ल्ड वाइड खत्म हो जाएंगे। फटाफट लिखो, थोड़ा सा स्पीड थोड़ी सी, लिख नोट हो गया। बाकी जब तुम्हारे को क्वेश्चन भेजूंगा ना, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तुम्हें वहीं से ही करनी है, सिर्फ नोट्स का काम करेंगी चीजें तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। सेकंड है लैंड डिग्रेडेशन, क्या मतलब लैंड डिग्रेडेशन का, हाँ जी, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, लैंड का खत्म हो जाना, बेसिक डिग्रेड हो जाना, खत्म हो जाना। लिखिए, इट रेफर्स टू अ डिक्लाइन in the overall quality of soil, water or vegetation condition commonly caused by human activities. It refers to decline in the overall quality of soil, water or vegetation condition commonly caused by human activities. वाईफाई चल नहीं रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता कि लैंड का डिग्रेडेशन होता कैसे है पूरा का पूरा, कल दिखाऊंगा अलग से लेक्चर में, लैंड डिग्रेडेशन। देखते मैंने क्या कहा था, आज चैप्टर अगर खत्म हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं होता फिर संडे भी क्लास लगेगी। अब इस लैंड डिग्रेडेशन के बेटा रीजन है, ये पहले बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से आता है 3 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन, लैंड डिग्रेडेशन उसके रीजंस क्या क्या होंगे, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही टॉपिक गिनती के इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट, एक है लैंड डिग्रेडेशन उसके रीजंस, एक है आप लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके स्ट्रेटेजीज, बस ये 3 क्वेश्चन गिनती के बनते हैं आप लोगों। ये सारे पॉइंट वही घिसे पीटे हैं जो तुम लोग बचपन में पढ़ते आए हो, कुछ समझाने की जरूरत नहीं इसके अंदर।
लर्न करने सारे पॉइंट्स। नोट हो जाए तो बता देना प्लीज। द फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ वेजिटेशन occurring due to deforestation. Second is indiscriminate use of agrochemicals such as fertilizers and pesticide. तुमने सुना होगा ना, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जैसे जमीन पर डलते हैं तो वो जमीन खराब हो जाती है, वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से वो फसल को नहीं उगा पाती। कहां बेटा? सेकंड के अंदर इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, यानी कि एग्रोकेमिकल मतलब एग्रीकल्चरल जो केमिकल्स होते हैं। और एग्रीकल्चर केमिकल्स कौन से होते हैं? लाइक कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें हो जाती हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाली चीजें। थर्ड वन इज improper planning and management in irrigation system. This one is a second point, third one and fourth one. फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 3 नंबर में अलग से भी आता है कई बार, लैंड डिग्रेडेशन खाली। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा हम लोगों ने? बायोडाइवर्सिटी लॉस। सेकंड वन इज लैंड डिग्रेडेशन। होगा नोट? आगे चलो, जल्दी करो। थोड़ा स्पीडली। नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन। हो गया नोट? थर्ड वन एयर पोल्यूशन है बताने की रिक्वायरमेंट, लिखिए फटाफट से। एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल्स इन एयर इन सच एज concentration which are harmful to man and the environment. जो तुम्हें पता है रूटीन में चल ही रहा है एयर पोल्यूशन। यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा, एयर पोल्यूशन को मेजर कैसे करेंगे हम लोग? AQI से। क्या बोलते हैं इसको? AQI को एयर क्वालिटी इंडेक्स। हाँ जी, बताना चाह रहा है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बेटा ऑप्टिमम कितना होता है? ऑप्टिमम, हाँ जी, 50 to 100 के बीच में होना चाहिए नॉर्मली, या 100 तक भी चल जाता है, 120 150 भी चल जाती है चीजें। लेकिन जैसे बेटा ये 150 क्रॉस होता है ना, तो आप लोगों के लिए हार्मफुल है, डेंजर साबित होता है। लेकिन आजकल तो हमारे जींद के अंदर भी लगा के चलो 400 प्लस हो चुका है। सोच के देखो तुम कितना ज्यादा खतरनाक हो गया। हाँ तो अभी तो मैं आज सुबह देख रहा था, नोएडा के अंदर 450 प्लस हुआ पड़ा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, 450 प्लस। ठीक है ना? तो ये सारा रीजन ही क्या है भाई? ग्लोबल वार्मिंग से शुरुआत हुई थी, देख लो वो सारे रीजन यहाँ पे आ रहे हैं। इन इंडिया एयर पोल्यूशन इज वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरियाज वेयर व्हीकल्स आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स एंड इन अ फ्यू अदर एरियाज। पहले के जमाने में तांगे होते थे, साइकिल्स पे लोग जाते थे, बट आज के टाइम में कुछ ऐसा है ही नहीं सिस्टम। कल तुम्हें मैंने बताई थी गाड़ियां वाड़ियां हर एक के घर में हो चुकी है भाई, तो ये भी रीजन है। बढ़े आगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, 200 की स्पीड पे काम होना चाहिए तुम्हारा। चलो तुम 50 की स्पीड पे सिर्फ। अच्छा अच्छा। हो गया? नेक्स्ट वन, जल्दी थोड़ा स्पीड ले यार। जो नेक्स्ट स्लाइड है बेटा वो लिखने की नहीं है, वो सिर्फ समझने की है। नेक्स्ट लिखना मत। हो गया डन, कोई बात में लिखना। ये देखो भाई, समझो जरा इससे। 1951 के अंदर सिर्फ एवरेज है, हमने कभी कहां से भाग लाया इसको, तो नॉर्मली सिर्फ एस्टिमेटेड है। तो कह रहे थे नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स हैज इंक्रीज इन 1951, 3 लाख व्हीकल्स होते थे, बट 2003 के अंदर आते थे, जरा चेक करना कितने हो गए? 67 करोड़ व्हीकल्स। ऑटोमेटिकली खुद सोच के देख लो यार तुम लोग, हालत कितनी खराब होगी होगी। फिर देख रहे हैं, कह रहे पर्सनल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, टू व्हील्ड व्हीकल्स एंड cars constitute about 80% of the total number of registered vehicles। सोच के देख, कार और सिर्फ और सिर्फ पर्सनल व्हीकल कितने हैं? टोटल 80%। इसकी शक्ल मेरे को लग रही है शायद भिड़े जैसी, है ना?
आत्माराम तुकाराम भिड़े हैं, टकला थोड़ा, अरे ऐसे है ना, बस बीच में से टकला है। हाँ, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है ना। आगे बढ़े, ये भी ज्यादा कुछ मतलब समझने का नहीं है। नेक्स्ट लिखिए बेटा, बस थोड़ा सा रह गया, 10 मिनट का रह गया गिनती का काम। मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर। हाँ तो बेटा अभी तो लिखो फटाफट, 10 पे 5 मिनट, बस बस 5 मिनट और लिखिए फटाफट से। आजकल तुमने देखा होगा आरओ की डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। उसका रीजन क्या है कि जो हमारे पास नॉर्मल जो सप्लाई का पानी आता है वो अच्छा नहीं होता, पानी बड़ा बेकार पानी आता है, मिट्टी वाला पानी होता है, तुमने देखा होगा। समरसीबल लगवाते हैं लोग घरों घरों के अंदर आजकल, रीजन क्या है उसका, सिर्फ और सिर्फ पानी सप्लाई का बहुत ज्यादा गंदा आता है, प्योर नहीं होता पानी। उस प्योर ना होने का रीजन तुम्हारे को दिख रहा होगा साफ साफ, है ना। जो ये इंडस्ट्रीज वाले होते हैं उनका वेस्ट, माइनिंग वाले उनका वेस्ट दुनिया भर का पानी में आएगा, नहरों में आएगा, वही सारे पानी हमारे घरों में आता है, वही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तुम्हारे पास ऐसे किस किस के घर में होता है कि जो आरओ के अंदर एक वो डलती है मेम्ब्रेन, भाई साहब हर महीने चेंज करानी पड़ती है, इतना गंदा पानी। नॉर्मली हमारे घर में जो हमारा जो किलर साइड का एरिया ना, जो वहां का पानी बहुत घटिया है यार, इतना बेकार है वहां का पानी, लगा के चलो हर महीने 1200 1300 रुपए की मेम्ब्रेन आती है जो उसमें डलती है, वो हर महीने खराब हो जाती है, बताओ। अच्छे से अच्छी मेम्ब्रेन भी, ऑप्शन यही लास्ट यही बचेगा, और है ही नहीं ऑप्शन। वो टेस्ट अच्छा नहीं होता पानी का, मुझे तो अच्छा लगता नहीं टेस्ट यार। हाँ अजीब सा टेस्ट होता है ना। तो समरसेबल का जो कनेक्शन है वो आरओ से कर देंगे तो ठीक रहेगा। आर यू 100% श्योर? देख ले, अगर नहीं हो तो सारा खर्चा तेरे से लूंगा, बता। चलिए ठीक है बेटा, वैसे तो मैनेजमेंट हम लोगों को करनी पड़ेगी फ्रेश वाटर की, लेकिन खराब क्यों होता है, कह रहे वाटर क्वालिटी हैज कंटिन्यू टू डिटेरियोरेट द वर्ल्ड। रीजंस क्या है, इंडस्ट्री एंड माइनिंग आर एक्सपेंडिंग, रिवर्स बिकम कंटामिनेटेड विद टॉक्सिक केमिकल्स। इंपैक्ट क्या पड़ेगा, सरफेस वाटर बिकम इंक्रीजिंगली पोल्यूटेड हो जाएगा सारा का सारा पानी, ग्राउंड वाटर हैज बीन कंटामिनेटेड एंड वाटर बोर्न डिजीजेस अफेक्टेड, अफेक्टिंग पुअर। एयर प्यूरिफायर, हाँ देखा है मैंने एयर प्यूरिफायर क्या है। मैंने तो घर में एक अच्छा वाला लगवा लिया, आरओ एलजी का लगवाया था, बढ़िया सब वो सही सब। अच्छा लिख लिया, बड़े आगे। मतलब ये लगा के चलो सिंपल चैप्टर्स है यार, इसके अंदर आप लोग जितना अपने मन की भावनाओं को बढ़ा बढ़ा के लिखोगे ना, तो उतने नंबर ज्यादा मिलने हैं, बात खत्म। सिंपल सा लॉजिक ही है। हाँ नहीं, उसने क्या एयर पोल्यूशन क्या करना है, लास्ट पॉइंट लिखो, इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तुमने देखो आजकल ना वो आने बंद हो गए हैं बिल्कुल, थर्माकोल पेपर जो होते हैं ना, थर्माकोल वगैरह जिसमें आते थे, वो आजकल ज्यादा चलते नहीं है। पॉलिथीन तुमने देखा होगा वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। क्यों बैन किए पॉलिथीन वगैरह, क्योंकि उसके अंदर इतने टॉक्सिक केमिकल्स मिले होते थे, इतने ज्यादा केमिकल्स मिले होते थे। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, हमने यूज किया, देन बाहर फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया हम लोगों ने, लेकिन एक्चुअल में क्या डिस्पोज होता है, वो नहीं होता एक्चुअल में डिस्पोज। ठीक है ना, प्लास्टिक का टाइप का वो पूरा का पूरा। तो कह रहे मेनी cities generate more solid waste than they can collect or dispose of. Effects क्या पड़ेंगे, inadequate collection and unmanaged disposal present a number of problems for human health and productivity. तुमने बोतल को भी देखा होगा, तुमने कई बार रील्स वगैरह में कि एक बोतल को डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं ताकि वो दोबारा से वो ना सके, देखा है कभी? मशीन में डालने के लिए वो वेस्ट मैनेजमेंट वो बना दिया उठा करके, या फिर एक ऐसी मशीन आई हुई है आप लोगों के पास, मतलब सामान कोई भी डालो उसके अंदर वो टूट, मैंने कल देख रहा था चाइना के अंदर क्या हो रहा था बेसिकली, जो थर्माकोल है ना, उनको प्रॉपर पहले तो जला दिया जाता है, और जलाने के बाद जलता तो है नहीं पूरा का पूरा वो, तो वो कुछ मतलब एक पूरा पत्थर टाइप बन जाता है, उसको पता नहीं क्या कुछ करते हैं वो लोग, मतलब इतना ज्यादा थर्माकोल सिर्फ इतना सा बन के रह जाता है दुनिया जहान में, सिर्फ इतना सा, और एक मशीन से सिर्फ सिर्फ, तो उसको ऐसे डिस्पोज ऑफ करते हैं वो लोग। ठीक है, भैया बात करो भैया। हम तो लिखने के लिए तुम्हें दे रहा हूँ ताकि मुझे आगे समझाना ना पड़े ज्यादा।
बाद में समझाऊंगा, लिखने का काम तुम्हारा होगा ना। मोबाइल निकाला बेटा एक बार चेक। ठीक है देना भैया। अरे बहुत दिक्कत आती है भेजने में इसमें। हम कौन सा चढ़े आगे, बड़े, थोड़ा सा लेके ज्यादा नहीं है बेटा। फोटो क्लिक कर फटाफट जल्दी से, समझाने वाला काम आगे करेंगे। आप करो बेटा फटाफट जल्दी। फर्स्ट स्लाइड है ये वाली, जहां से काम करना है। बढ़ो आगे। ये जो आप लोगों को बोल रहा था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लास्ट है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरा टास्क हो गया, मैं क्लास को कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया बेटा ये, जल्दी करो। फर्स्ट, सेकंड, बढ़ो, थर्ड, नहीं, नेक्स्ट, हो गया। देखो भैया। वो लास्ट वाला बेटा आया नहीं होगा शायद, मेरे को भी लग रहा था। हुआ, रिस्ट्रिक्शन ऑन बायोपेस्ट हो गया। लास्ट है ये। पता है कि फिर आगे तो फिर 10 मिनट का काम रह जाएगा, कर हमारा समझाने समझाने का तो लिखा होगा ना पूरा, दिक्कत नहीं है फिर। ये ले, डन, ठीक है।